माय डियर ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इग्नू सेकेंड ईयर इंग्लिश का कोड, जो कि हमारा है BGC 134। इस बुक का नाम हमारा है रीडिंग द नोवेल। तो देखिए, इसमें हम सिर्फ नोवेल ही नोवेल पढ़ेंगे, यानी कि इसमें इस पूरे बुक में सिर्फ नोवेल के बारे में ही गिवन है। तो देखिए, इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लॉक नंबर 2 को। ब्लॉक नंबर 1 की वीडियोज़ हमारी पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देखी ब्लॉक नंबर 1 की, बिकॉज इसके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ब्लॉक रहने वाला है वो ब्लॉक नंबर 1 रहने वाला है। तो अगर ब्लॉक नंबर 1 की वीडियो अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी ब्लॉक नंबर 1 का। तो चलिए ब्लॉक नंबर 2 को हम देखते हैं। ब्लॉक नंबर 2 का नाम हमारा है द अवेकनिंग नॉवल। देखिए, ये हमारा एक नॉवल है जिसका नाम है द अवेकनिंग। ऐसा नहीं है कि ये जो ब्लॉक नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट मैं आपको बता दूं जो 70+% जो क्वेश्चंस आते हैं वो ब्लॉक नंबर 1 से आते हैं। यानी कि ब्लॉक नंबर 1 से ही सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने वाले होते हैं वो सारे मैंने पॉइंट आपको बताए हैं ब्लॉक नंबर 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बोलूँगी, अगेन सजेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपके पास ये कोड है, आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस कोड की वीडियो को, यानी कि उस ब्लॉक की वीडियोस को ज़रूर देखें। तो देखिए, ब्लॉक नंबर 2 को हम देखते हैं। ब्लॉक नंबर 2 में से भी मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, बिकॉज ये एक नॉवल है और नॉवल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इस नॉवल का नाम क्या है हमारा? द अवेकनिंग। इसमें मैं आपको पूरा समरी सुनाऊंगी, यानी कि स्टोरी का समरी। यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ समरी ऑफ द नॉवल, यानी कि द अवेकनिंग के समरी को समझेंगे अच्छे से। देखिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, नोवेल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान रखना, माइंड में रखना। इसमें क्या बता रखा है? नंबर 1 पे जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टाइटल। देखिए, जिस ब्लॉग को, जिस नोवेल को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है? तो टाइटल क्या है हमारा? द अवेकनिंग। ये हमारा टाइटल है। ओके, रिटन बाय, किसके थ्रू लिखा गया, किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो कैटे चॉपिन के थ्रू लिखा गया है। द अवेकनिंग जो हमारा नोवेल है ये कैटे चॉपिन ने लिखा है। ओके, और जो कैटे चॉपिन है वो क्या है? वो फेमिनिस्ट राइटर है। फेमिनिस्ट राइटर क्या होता है? अगर आपके माइंड में डाउट है कि फेमिनिस्ट राइटर होता क्या है, तो देखिए, फेमिनिस्ट राइटर हम उन्हें कहते हैं जो वुमेंस के ऊपर ही ज़्यादातर अपनी रिटन वर्क करें, यानी कि अपनी राइटिंग ज़्यादातर वुमेंस के ऊपर ही लिखे, वुमेंस के राइट्स के ऊपर, वुमेन से रिलेटेड, तो उसे ही फेमिनिस्ट राइटर कहा जाता है। ओके, तो ये जो कैटे चॉपिन है, इन्होंने मोस्टली अपनी हर एक वर्क, हर एक प्ले और हर एक राइटिंग किसके ऊपर लिखी है? सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के ऊपर, वुमेन से रिलेटेड, तो इसलिए इन्हें फेमिनिस्ट राइटर कहा गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? पब्लिश्ड इन, यानी कि जो हमारे द अवेकनिंग है ये कब पब्लिश्ड हुआ था? सबसे पहली बार पब्लिश्ड कब हुआ था ये? तो पब्लिश्ड हुआ था 1899 में, यानी कि 1899 में ये पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, पब्लिश्ड हो गया था। ओके, इसकी थीम्स की बात करें हम, किसकी? थीम्स की। तो थीम्स क्या है? यानी कि थीम्स का मतलब होता है सब्जेक्ट, मैसेज, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या थीम है, क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें ना फीमेल सेक्सुअलिटी को दिखाया गया है। फीमेल सेक्सुअलिटी को आप स्टोरी सुनोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। साथ में आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी दिखाई गई है, यानी कि एक पहचान को दिखाई गई है। लव एंड मैरिज दिखाया गया है, यानी कि लव मैरिज को दिखाया गया है, और लव को अलग से दिखाया गया और मैरिज को अलग से दिखाया गया है, यानी कि शादी को अलग से दिखाया गया है, प्यार को अलग से दिखाया गया है। आइडेंटिटी को दिखाया गया है, यानी कि पहचान को दिखाया गया है, एक पहचान, और एक साथ के साथ फीमेल सेक्सुअलिटी को दिखाया गया है। ओके, ये सब इसमें हम देखेंगे, मोस्टली इसी को हाईलाइट किया गया है इस नॉवल में। ओके, 6 हमारा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? सेटिंग। तो देखिए, सेटिंग का मतलब क्या होता है? सेटिंग में आता है हमारा प्लेस, कौन सी जगह पे ये लिखा गया है, कब लिखा गया है, किस तरीके का नोवेल है, कितने कैरेक्टर्स है, ये सब चीज़ हमारे सेटिंग में आता है। ओके, तो देखिए, सेटिंग में यहाँ पे क्या गिवन है? 19th सेंचुरी में ये लिखा गया है, लुइसियाना नाम के एक प्लेस पे। ये एक लुइसियाना नाम का एक प्लेस था, वहीं की स्टोरी है। कहाँ की स्टोरी है? लुइसियाना नाम का एक प्लेस था, वही की स्टोरी है। कब की? 19th सेंचुरी की। ओके, 19th सेंचुरी, जो कि 1899 आपको ऊपर दिख रहा है, तो ये 19th सेंचुरी कहलाएगा। ओके, 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? यानी कि तो पूरी स्टोरी जब हम सुनेंगे तो इसका मेन कैरेक्टर कौन है, किसके ऊपर ही ये स्टोरी है? तो ये जो स्टोरी है ये एडना पोंटेलियर के ऊपर है। किसके ऊपर? एडना पोंटेलियर। ये सबसे मेन कैरेक्टर है, सबसे मेजर कैरेक्टर, यानी कि सेंट्रल कैरेक्टर है, जिसके ऊपर ही पूरी स्टोरी है और जिसके इर्द गिर्द घूम रही हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स को जो कि स्टोरी में इम्पोर्टेंट है। तो देखिए,
अब हम देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स को, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिसके बारे में हम ज़्यादातर स्टोरी में जो हाईलाइट हो रहा है। ओके, तो ये सबसे पहले नंबर पे है एडना पोंटेलियर। एडना पोंटेलियर ये सबसे मेन कैरेक्टर है, जो एक लेडी है, इन्हीं के ऊपर पूरी क्या है स्टोरी है। तो इनका नाम सबसे पहला गिवन है जिसके ऊपर हमारी पूरी स्टोरी है, एडना पोंटेलियर। ये 20 ईयर्स की एक वुमेन है, 28 ईयर्स की, सॉरी 28 ईयर्स की एक वुमेन से, जो कि एक यंग है कहीं ना कहीं। और अब हम लोग उस टाइम पे काफ़ी यंग है जब ये स्टोरी लिखी गई है जिसके ऊपर। तो एडना पोंटेलियर काफ़ी यंग है, 28 ईयर्स की है, बट यंग टाइप है। इनके 2 बेबी भी है, 2 बच्चे भी है, इनके हस्बैंड भी है, मैरिड है। तो ये जो एडना पोंटेलियर है, इसकी शादी काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, काफ़ी ईयर पहले, यानी कि बचपन में ही शादी हो गई थी, टाइम से पहले ही शादी हो गई थी। ओके, अब 28 ईयर्स ओल्ड में ये लिखा गया है। ओके, तो सेकंड कैरेक्टर यहाँ पे लियोन्स है, जो कि एडना पोंटेलियर के हस्बैंड है। कौन है ये? एडना पोंटेलियर के हस्बैंड। एंड थर्ड कैरेक्टर यहाँ पे है रॉबर्ट लिबरल। तो रॉबर्ट लिबरल जो है ये कौन है? ये एडना पोंटेलियर के लाइफ में जो आता है और एडना पोंटेलियर इनसे प्यार करती है। ठीक है, आप स्टोरी समझोगे, सुनोगे और अच्छे समझोगे। अभी मैं नहीं बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ इनका कैरेक्टराइजेशन कर रही हूँ, यानी कि आपके सामने बता रही हूँ कि ये कौन कौन से कैरेक्टर किसका क्या रोल है। ओके, एंड फोर्थ कैरेक्टर हम देखते हैं मैडम एडिले रेटिग्नोल। मैडम एडिले रेटिग्नोल जो है ये है एडना पोंटेलियर की फ्रेंड बनती है आगे चलकर। ओके, एंड साथ के साथ इसके बाद जो है ये है यहाँ पे मोडेमोइजल। तो ये जो है नेम थोड़ा अलग है, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा। तो ये जो नेम है, ये जो वुमेन है ये भी एडना पोंटेलियर की कौन है? फ्रेंड है। तो यहाँ पे देखा आपने, जो मैडम एडिले है ये भी एडना पोंटेलियर की फ्रेंड है, साथ के साथ मोडेमोइजल जो है ये भी कौन है? एडना की फ्रेंड है। ठीक है, आगे चलकर बनती है, बताएंगे अभी स्टोरी में आपको कि कब बनती है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे है 6 नंबर पे एल्सी एरोबिन जो है ये भी एडना की लाइफ में आता है, 3rd पर्सन है ये, यानी कि 3rd टाइम पे, तीसरे बार में, लास्ट टाइम पे, यानी कि एडना की लाइफ में आता है, ये भी आता है। ओके, और इसके बाद जो है और 7 कैरेक्टर वो है डॉक्टर मोंडेलेट। ठीक है, डॉक्टर मोंडेलेट है, जो मोंडेलेट कौन है? फैमिली डॉक्टर है, जो कि मतलब एडना पोंटेलियर के घर पे कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उनके घर में या फिर जो भी, तो फिर ये जरूर मतलब ये सबसे पहले इलाज करने आते हैं और इनको बुलाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं इनकी फैमिली से क्लोज है, तो ये फैमिली डॉक्टर है। एंड 8 नंबर पे जो है एटीनी। ठीक है, एटीनी है। तो एटीनी कौन है? ये है एडना का बेटा ही है। ओके, और एक और बेटा है जो 9 नंबर पे है, राउल, ये भी एडना का बेटा है, इनके सन, ये दोनों ही सन है। तो ये टोटल इतने कैरेक्टर्स आपके सामने, 9 कैरेक्टर्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, जिसको आप अच्छे से याद रखना। अब स्टोरी स्टार्ट होगी। ओके, स्टोरी स्टार्ट होगी, तो इसलिए पहले से ही सभी इन सब कैरेक्टर्स को आप याद रखें, तभी आप स्टोरी को अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए, ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है ये होती है एडना पोंटेलियर से। एडना पोंटेलियर से स्टोरी स्टार्ट होती है। एडना पोंटेलियर जो थी वो काफ़ी ही रिच फैमिली से थी, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जिसके पास मतलब बोला जाए तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक बहुत ही रिच पर्सन के साथ इनकी शादी हुई थी। ठीक है, बट इनके जो हस्बैंड थे एडना पोंटेलियर के, जिनका नाम था लियोन्स, तो लियोन्स जो थे ये एक बिजनेसमैन थे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। और ये अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के सिलसिले में हमेशा मतलब घर से बाहर ही रहना इनका होता था मोस्टली। मतलब ये अपनी फैमिली के साथ ना रह के, अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड ना करके, ज़्यादातर इनका टाइम कहाँ बीतता था? आउट ऑफ होम, यानी कि आउट ऑफ, ठीक है, अपने घर से बाहर ही इनका मोस्टली टाइम एक्सपेंड होता था। क्योंकि काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में हमेशा, वर्क के सिलसिले में, वर्क के लिए मतलब फॉर वर्किंग बाहर ही रहते थे हमेशा मोस्टली। तो फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना बहुत ही मतलब रेयर ही हो पाता था। फिर क्या होता है, एक बार क्या होता है कि समर वेकेशन के लिए, यानी कि गर्मियों की छुट्टी में समर वेकेशन के लिए एडना अपने दोनों बच्चों को लेके एडना जाती है कहाँ पे? आइसलैंड जाती है। ठीक है, तो जो कि लुजियाना में था। ठीक है, लुजियाना में समर वेकेशन पे जाती है आइसलैंड। तो वहाँ जाती है, उस टाइम पे तो इनके हस्बैंड भी होते हैं, वैसे साथ में हस्बैंड होते हैं, वहाँ तक जाते हैं। फिर वहाँ पे इनके हस्बैंड को सडनली जॉब के सिलसिले में, यानी कि मतलब अपने काम के लिए ही जाना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, ये एडना को वहीं पर छोड़ के कहते हैं कि मतलब आप इंजॉय करो बच्चों के साथ, और वो चले जाते हैं जॉब के सिलसिले में बाहर। फिर एडना क्या करती है कि वो वहाँ पे मतलब इंजॉयमेंट करती है, अपना समर वेकेशन मनाती है।
ओके। बट इन्जॉयमेंट की बात की जाए तो एडना की जो इन्जॉयमेंट थी वो क्या थी, वो सिर्फ ये थी कि अपने बच्चों को लेके जब वो समर वेकेशन पे गई थी तो बच्चों को ले जाके थोड़ा थोड़ा बहुत दिखाना, घुमाना फिराना ये सब। एंड साथ के साथ मतलब एक होता है कि इन्जॉयमेंट का मतलब कि खुद भी एक आज़ादी के साथ अपनी लाइफ को जिए, तो वो चीज़ एडना की लाइफ में नहीं था। यानी कि एडना जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो फैमिली बेशक अमीर तो थी, रिच तो थी, बट उनकी जो सोच थी ना वो बहुत ही ओल्डेस्ट थी, यानी कि पुरानी सोच। जैसे कि एक वुमेंस को आज़ादी, मतलब इतनी आज़ादी के साथ ना रखना, एक वुमेंस के राइट को क्या बोलते हैं हाइड करके रखना, वुमेंस के राइट को मतलब बिल्कुल ही छुपा के रखना, राइट्स पे पाबंदी लगाना कि लड़कियां ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। जिस फैमिली में एडना रहती थी उन फैमिली का, यानी कि उनके हस्बैंड की थिंकिंग क्या थी, ये थी कि जो लड़की होती है ना वो सिर्फ घर के लिए बनी है, लड़कियां जो बनी है वो वुमेन्स वो सिर्फ और सिर्फ चूल्हे के लिए बनी है, यानी कि किचन के लिए बनी है, काम काज के लिए, घर के काम काज के लिए बनी है, ना कि वो बाहर के किसी वर्क के लिए या फिर बाहर में ऐश मौज के लिए। तो ये इनकी फैमिली की थिंकिंग थी। बट क्या होता है कि समर वेकेशन के टाइम पे एडना जब गई होती है अपनी दोनों बच्चों को लेके, तो वो अपने दोनों बच्चों को लेके मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पे रहती है। देन उसकी जो मीटिंग होती है वो सडनली एक पर्सन से होती है जिसका नाम होता है रॉबर्ट लिबरल। ओके, मैंने आपको बताया था कि जो रॉबर्ट लिबरल है ये कौन है, ये एक पर्सन होते हैं जो कि आगे चल के एडना के, आपको मैंने बताया था कि इनके कहने की क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं। तो देखिए आगे चलकर क्या होता है, वहीं पे एडना की मीटिंग होती है सडनली रॉबर्ट लिबरल के साथ। तो फिर एडना काफ़ी ही मतलब उनके साथ बातचीत करती है, घुलती मिलती है। धीरे धीरे क्या होता है कि एडना जब रॉबर्ट लिबरल से मिलती है तो वो मतलब उसके जो फेस पे ना एक अलग ही शाइनिंग लाइक ग्लो एंड अलग ही स्माइल होती है, एक अलग ही हैप्पीनेस शो होता है, ठीक है, एडना के फेस पे, जो कि एडना को कभी आज तक फील नहीं हुआ था। यानी कि लियोन्स के साथ रह के आज तक एडना को ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब एक अच्छा बेटर फील होता, बेस्ट वो फील नहीं हुआ जो फीलिंग इसको रॉबर्ट लिबरल के साथ हुआ, ठीक है। तो फिर क्या करती है कि एडना ने कुछ टाइम एक्सपेंड करती है, धीरे धीरे मतलब बातचीत करती है। तो जो रॉबर्ट लिबरल है इसे भी काफ़ी इंटरेस्ट आने लगता है किससे, एडना से बात करने में। बेशक रॉबर्ट को पता होता है कि एडना की शादी हो चुकी है एंड 2 बेबीज़ भी है, ठीक है, यानी कि 2 बच्चे भी हैं एडना के। और उसके बावजूद भी जो रॉबर्ट लिबरल है ये भी काफ़ी मतलब बातचीत करते हैं और धीरे धीरे ये भी क्लोज आते जाते हैं। एंड क्या होता है कि जो एडना जो पोंटेलियर है ये भी इनसे बातचीत करती है और अपनी दिल की हर एक बात बताती है कि हाँ मेरी लाइफ जो है किस तरीके की है, सोच क्या है मेरे हस्बैंड की है, जो भी चीज़ ये सब बात बताती है। और ये बोलती है कि मैं भी एक आज़ाद होकर जीना चाहती हूँ, अपनी हर एक हॉबीज़ को मतलब ऊपर लाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये करना वो करना, ऐसे सोचती है। फिर क्या होता है रॉबर्ट लिबरल के थ्रू ही ये एक लेडी से मिलती है, ठीक है, वो होती है पियानो टीचर होती है। वैसे पियानो सीखने का इसे शौक होता है, किसको, एडना को शौक होता है कि पियानो सीखने का। तो ये पियानो के बारे में अपनी सारी हॉबी किसके सामने रखती है, इसके सामने रॉबर्ट लिबरल के सामने रखती है अपनी सारी हॉबीज़। तो रॉबर्ट लिबरल के थ्रू ही ये पियानो टीचर से मिलती है, तो वहाँ पर ये पियानो सीखने लगती है, धीरे धीरे पियानो सीखती है। फिर क्या होता है सडनली इसकी मीटिंग होती है वहीं पर ही एक वुमेन के साथ होती है, ठीक है, अचानक एक वुमेन से इसकी मीटिंग होती है जिसका नाम होता है मैडम एडिले रेटिग्नोल, जिसका नाम क्या होता है मैडम एडिले रेटिग्नोल। ओके, तो इनसे सडनली मीटिंग होती है एडना की, अचानक ये उसी समर वेकेशन पे मिलती है। तो जब ये मिलती है तो ये इनसे भी बातचीत करती है और ये भी धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाती है एडना के। ओके, यानी कि एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हो जाते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड हो जाते हैं। फिर जो एडना होती है ये अपनी फैमिली की सारी सिचुएशन मैडम एडिलो को बताती है कि मेरी फैमिली जो है ऐसे ऐसे, और ये अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। फिर जो मैडम रेटिग्नोल है वो भी अपनी लाइफ के बारे में बताती है, और जो मैडम रेटिग्नोल जो है ये अपनी लाइफ बताती है तो इसकी लाइफ ना बिल्कुल ही एडना की लाइफ से अपोजिट होती है। यानी कि मैडम रेटिग्नोल जो है इनके जो हस्बैंड है वो पूरी तरीके से मैडम रेटिग्नोल को क्या कर रखी है, आज़ादी दे रखी है। यानी कि मैडम एडिले को क्या दे रखी है, पूरी तरीके से आज़ादी दे रखी है, किसी ने इनके हस्बैंड ने दे रखी है। और कि अगर एडिले को कुछ भी शौक होता है, कुछ भी हॉबी है, जो भी चीज़ करने का, तो वो हर चीज़ में सपोर्ट करता है इनका हस्बैंड। और कहीं ना कहीं देखा जाता है एक आइडियल हस्बैंड। तो आइडियल हस्बैंड दिखता है कौन, मैडम रेटिग्नोल के हस्बैंड। तो ये देखकर जो एडना पोंटेलियर है ये काफ़ी मतलब इमोशनल होती है, काफ़ी मतलब दुखी हो जाती है। ये सोचती है कि मेरी लाइफ में मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो इस तरीके के, उनकी ऐसी थिंकिंग है कि
उनका कहना है कि जो लड़की जो है वो सिर्फ घर के लिए और घर के काम के लिए और चूल्हा चौका और फिर घर के किचन संभालने तक के लिए ही बनी है। लड़कियों को ये नहीं, लड़कियाँ इसलिए नहीं बनी कि वो बाहर जाके अपनी लाइफ को जिए। तो ये बताती है अपनी थिंकिंग। तो फिर क्या होता है कि बहुत दुखी होती है। फिर धीरे धीरे ये रोबोट के बारे में, रोबोट के साथ इसे रहना अच्छा लगता है, ये सब चीज़ क्या होता है ये बताने लगती है। किसको? ये बताती है मैडम रेडिग्नोल को कि जो रोबोट है वो मुझे काफ़ी मतलब केयरफुल पर्सन है काफ़ी, एंड वो काफ़ी मतलब मेरी मुझसे अच्छे से बातें करता है, ये वो, या फिर जो भी, या फिर अपना भी बताती है कि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बातें करना। तो ये अपनी दिल की अपनी फीलिंग्स सारी शेयर करती है किसके साथ? मैडम रेडिग्नोल के साथ। तो मैडम रेडिग्नोल जो है वो सुनती है, समझती है और वो कहती है कि हाँ आई थिंक तुम्हारे दिल में रोबोट के लिए कुछ है, तुम उसे मानने लगी या फिर जो भी। फिर ये कहती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ पर मैं क्या करूँ, मैं तो मजबूर हूँ अपने बच्चों के लिए, मैं समझ नहीं आता। और ये ऐसे ऐसे बोलती है। कौन? एडिले, जो एडना पोंटेलियर है, ये बोलती है कि मतलब मैं तो अपने बच्चों की वजह से परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं शादी हो चुकी है लेकिन मैं रोबोट से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रोबोट भी मुझसे प्यार करता है। फिर क्या होता है, जो इसकी जो पियानो टीचर होती है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है मोडेमोजिल, ठीक है, पियानो टीचर, जो ये रोबोट किसके थ्रू मिलती है, इससे रोबोट के थ्रू मिलती है। यानी कि रोबोट की भी पियानो टीचर इसकी कोई फ्रेंड होती है पहले वाली, मतलब कोई वैसी फ्रेंड नहीं होती, गर्लफ्रेंड नहीं होती, बस पियानो टीचर जो होती है वो रोबोट की कौन होती है, ऐसी पुरानी कोई जान पहचान की फ्रेंड होती है, ठीक है। तो रोबोट के थ्रू जो एडना पोंटेलियर है वो पियानो टीचर से मिलती है, वो हमेशा पियानो सीखती है। तो ये अपनी लाइफ को एक अलग ही तरीके से जीने लगती है, ये पियानो सीखने लगती है, अपनी हर एक हॉबी पे ध्यान देने लगती है। यानी कि ये स्विमिंग सीखने लगती है, इसे स्विमिंग भी आ जाता है, पियानो भी आ जाता है, साथ के साथ ये अपनी लाइफ को और अच्छे से मतलब हर तरीके से जीने लगती है, सिंगिंग सीखने लगती है, हर चीज़ मतलब अपनी लाइफ को एक होता है ना कि सारी हॉबीज़ पे ध्यान देना और अपनी लाइफ को एक इंजॉयफुल और एक एंटरटेनमेंट के साथ अच्छे से जी लेना। तो ये वो करती है। अब ये क्या सोचती है कि मैंने इस दौरान ना, यानी कि जब से मैं किससे मिली हूँ, जब से मैं रोबोट से मिली हूँ, ये मन में सोचती है, तब से मैंने अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जिया है और जैसे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, मतलब जैसा मैं जो मुझे ख्वाहिश थी वही चीज़ मेरे साथ, और उससे कहीं ना कहीं उससे कई गुना अच्छा हुआ मेरे साथ। अब मैं इसी लाइफ की मतलब क्या करती हूँ, कामना करती हूँ कि ऐसी ही मेरी लाइफ रहे। और ये अपनी लाइफ को एक बहुत ही अच्छा समझने लगती है, जितने देर ये रोबोट से मिली है उतने ही टाइम में ये काफ़ी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर लेती है। तो ये क्या करती है, धीरे धीरे जो रोबोट है, रोबोट के साथ भी टाइम एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देती है, रोबोट को काफ़ी मानने लगती है, रोबोट के साथ टाइम एक्सपेंड करने लगती है, काफ़ी बातें करती है, टाइम एक्सपेंड करती है रोबोट के साथ। और रोबोट कहीं ना कहीं रोबोट लिवरन जो है इनको भी टाइम एक्सपेंड करना अच्छा लगता है। मतलब एक आप ये देख सकते हो कि रोबोट को पहले से पता था कि इनके 2 बेबीज़ भी है, क्योंकि बेबी भी साथ में ही रहते थे। जब समर वेकेशन पे गई थी तो बेबी भी साथ में ही थे, और उसके बावजूद भी ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा ही मतलब बातचीत करने लगते हैं और एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के लिए एक इम्पोर्टेंस दिखाते हैं और कहीं ना कहीं क्लोज आते जाते हैं, धीरे धीरे करके काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और ये आपस में टाइम एक्सपेंड करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब काफ़ी अपनी दिल की बातें, अपनी पुरानी बातें, हर एक चीज़ बातें, अपनी दिल की हर एक बातें शेयर करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाता है, क्लोज हो जाते हैं रोबोट और एडना। फिर क्या होता है, सडनली ही रोबोट के माइंड में होता है कि जो मतलब अपने आप ही सोचता है कि जो एडना है ये मैरिड है और मैं भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा ही करता हूँ, ठीक है। तो ये भी सोचता है कि इसे फील हो जाता है कि मैं एडना के बिना नहीं रह पाऊँगा, अगर मैं और ज़्यादा रहा तो फिर मुझे मतलब इनसे दूर भी नहीं हुआ जाएगा। तो फिर क्या होता है, काफ़ी टाइम एक साथ एक्सपेंड करने के बाद रोबोट के माइंड में सडनली आ जाता है कि मुझे कैसे भी करके ना एडना से दूर हटना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए। दूरी बनाते बनाते मुझे एडना को मतलब कहना कि एडना भी मुझसे क्लोज होती जा रही है, मैं भी एडना से क्लोज, और फिर आगे चल के काफ़ी ही दिक्कत होने वाली है। और फिर वैसे ही समाज जो है, समाज के वजह से हम एक तो हो नहीं सकते, और एडना के पहले से ही हस्बैंड भी है और 2 बच्चे भी है, तो मुझे खुद ही मतलब खुद पे कंट्रोल करके और दूरी बनानी होगी। तो धीरे धीरे क्या करता है, जो रोबोट होता है वो दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर एडना अगर पूछती है कि मतलब क्या हुआ है, आप दूरी मतलब धीरे धीरे मुझसे दूर होते जा रहे हो, क्या बात है, कोई बात है ऐसी जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, क्या बात है, ये बहुत पूछती है एडना, बट वो कोई जवाब नहीं देता। बिना कोई जवाब दिए हुए वो चला जाता है। फिर ऐसे ही 2-3 बार होता है कि एडना पूछती है कि हुआ क्या है, मतलब सडनली हो क्या गया आपको। तो फिर ये क्या होता है कि जो रोबोट है ये कुछ बोलता नहीं है, बस रोबोट एक चीज़ बोलता है कि देखो
मतलब वो बोलता है कि हाँ कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, ऐसे ऐसे बोल के मतलब आधी अधूरी बातें करके फिर रोबोट जो है वो चला जाता है। फिर क्या होता है, सडनली जो ये जो इसके बिहेवियर से परेशान होती है, तो ये जाके मतलब अपनी दोनों फ्रेंड, जो कि एक कौन होती है, एक पियानो टीचर होती है और एक जो एडना की फ्रेंड होती है मैडम रेटिग्नोल, उन दोनों से शेयर करती है अपनी सारी प्रॉब्लम्स। एडना जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे शेयर करती है, कहती है कि मतलब जो रोबोट है उनका बिहेवियर सडनली अपने आप ही चेंज हो गया, क्या हो गया आई डोंट नो, मतलब उसने मतलब रोबोट ने मुझे कुछ बताया भी नहीं और सडनली उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज हो गया। धीरे धीरे रोबोट खुद ही दूरी बनाते जा रहे हैं, आखिर बात क्या है वो मुझे बताते क्यों नहीं, ये अपनी फ्रेंड से शेयर करती है। तो जो मैडम रेटिग्नोल होती है वो समझाती है कि देख कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बस ऐसे ही कुछ टाइम के लिए वो टेंशन में होंगे, वो ठीक हो जाएगी। और जो ये दूसरी होती है, जो पियानो टीचर होती है मोडेमोजिल, तो इनको ना थोड़ा बहुत पता भी होता है, क्योंकि ये ना कहीं ना कहीं फ्रेंड होता है ना, एक दो तरीके के देखो फ्रेंड होते हैं। एक होता है, एक तो चलो एक हो गई गर्लफ्रेंड, और एक होती है कि ऐसे फ्रेंड जिससे हम हर बात शेयर करते हैं, जस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। तो वैसे ही जो उसकी पियानो टीचर होती है वो रोबोट की उस तरीके की फ्रेंड होती है। तो रोबोट पियानो टीचर जो है उससे हर बातें आकर शेयर करता है, अपनी हर दिल की बातें बोलता था। तो रोबोट क्या करता है, रोबोट फिर सडनली पता चलता है इसको एडना पोंटेलियर को कि रोबोट जो है वो चले गए, ठीक है। तो वो हर जगह ढूंढती है, रोबोट चले गए वहाँ से, मतलब जो समर वेकेशन पे आए हुए थे वहाँ से अचानक ही बिना बोले हुए, बिना मिले हुए वो एडना से बिना मिले ही चला जाता है वो। फिर इस वजह से एडना बहुत परेशान होती है, बहुत ज़्यादा ही। फिर वो जाके किससे बोलती है, फिर दोनों से शेयर करती है कि मतलब वो चले गए बिना बोले, ये वो, और वो बहुत दुखी होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर एडना भी अपने घर की ओर रिटर्न हो जाती है। फिर क्या होता है, जब वो अपने घर की ओर रिटर्न हो जाती है। हाँ, इस बीच में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, जो एडना की फ्रेंड होती है मैडम रेटिग्नोल, वो ना प्रेग्नेंट होती है। ओके, मैडम रेटिग्नोल प्रेग्नेंट होती है और वो एडना को बोलती है कि अगर मतलब अगर वो बोलती है कि जब मेरा बेबी होगा तो मैं उस टाइम पे सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगी, ऐसे बोलती है कि जैसे ही मेरा बेबी होगा तो उस टाइम पे मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगी और तुम्हें आना पड़ेगा जब मेरा बेबी होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, एडना प्रॉमिस कर लेती, कहती है हाँ मैं पक्का आऊँगी, क्योंकि उस टाइम पे एक हैप्पी मूड में रहती है, तो वो खुश रहती है। और वो बोल देती है कि जब भी बेबी हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगी और पक्का आऊँगी और सबसे पहले मैं आऊँगी, ऐसे बोल देती है। तो वो बात ये एक माइंड में लिए हुए ये चली जाती है, कहाँ पे, अपने घर चली जाती है, रिटर्न हो जाती है। यानी कि समर वेकेशन पे आई हुई थी और ये अपने घर रिटर्न हो जाती है, क्योंकि रोबोट भी वहाँ से चला गया होता है। तो ये जब अपने घर आती है तो ये बहुत ज़्यादा ही दुखी रहती है, रोबोट की यादों में हमेशा, उसी के ख्यालों में हमेशा रहती है। आपको बता दूं एक चीज़ और, जो एडना होती है, एडना धीरे धीरे जब ये स्विमिंग सीखती है एंड पियानो सीखती है और इसके साथ साथ स्केचिंग भी सीखती है, पेंटिंग वगैरह भी सीख लेती है। तो इसे ना इसकी हॉबी भी होती है पेंटिंग, तो ये पेंटिंग को भी अच्छे से सीख लेती है। फिर क्या करती है, जब ये अपने घर पे जब रिटर्न हो जाती है, जब दुखी रहने लगती है, अकेले अकेले रहने लगती है, तो उस टाइम पे ये पेंटिंग बनाती है। और ये वो सब पेंटिंग बनाती है, उन सब यादों को बनाती है जो इसने रोबोट के साथ एक्सपेंड किया होता है। तो रोबोट के साथ जितना भी टाइम इसने एक साथ बिताए होते हैं, उन सभी टाइम को क्या करती है, वो एक अपनी पेंटिंग में क्या करती है, समाहित करती है, अपने पेंटिंग के अंदर ही बनाती है और उसे शो करती है और उसे फील करती है कि ये वही मोमेंट है जो कि मैंने उनके साथ बिताया था। फिर क्या होता है, फिर लियोन्स जो है, मिस्टर लियोन्स जो इसके एडना के हस्बैंड होते हैं, ये वापस आते हैं और ये देखते हैं एडना को बदली सी, कि एडना को हो क्या गया, ये अपनी पेंटिंग वगैरह बनाने लगी है, मतलब अपना पेंटिंग करने लगी है, कभी स्विमिंग करती है, कभी पियानो बजाती है, कभी सिंगिंग करती है। तो एडना के अंदर सडनली ये चेंजिंग देख के ये काफ़ी हैरान हो जाते हैं लियोन्स। उसके बाद लियोन्स बहुत ज़्यादा ही परेशान होने लगते हैं कि एडना को हुआ क्या है, दुखी सैड रहती है। और ये पेंटिंग को देखता है लियोन्स, बट ये पहचान नहीं पाता कि एडना ने खुद की ही पिक्चर बनाई है, कि ये एडना है और एडना के साथ कोई और है। ठीक है, वो बनाती तो है बट लियोन्स समझता नहीं है। फिर लियोन्स खाली ये समझता है कि पेंटिंग बना रही है, अलग अलग पेंटिंग, और सिंगिंग कर रही है, कभी स्विमिंग करती है, कभी कुछ। तो ये देख के हैरान हो जाता है कि इससे हो क्या गया। फिर ये ना अपनी फैमिली डॉक्टर से बात करता है, कौन, लियोन्स, मिस्टर लियोन्स अपनी फैमिली डॉक्टर से बात करता है, जिसका नाम क्या होता है, फैमिली डॉक्टर का नाम डॉक्टर मोंडेलेट नाम होता है फैमिली डॉक्टर का नाम। तो ये इनसे बात करता है
मिस्टर लियोन्स कहता है कि मेरी बीवी जो मेरी वाइफ है उनको हुआ क्या है, सडनली वो मतलब अलग वर्क कर रही है और कहना कि मतलब भेकी सी है और मतलब खोई और बिल्कुल बदली सी है। आखिर इन्हें हुआ क्या है, मतलब अब कभी स्केचिंग करने लगती है, कभी सिंगिंग करती है, तो कभी कुछ और दुखी रहने लगी है अकेले, ये क्या हो गया है। तो फिर जो जो डॉक्टर मोंडेलेंट होते हैं ये समझ जाते हैं, ये एडना को देखते ही समझ जाते हैं कि इसको हुआ क्या है। ओके, यानी कि एडना को जो भी हुआ है वो समझ जाते हैं। इट मीन्स एडना किसी के यादों में, किसी के ख्यालों में, किसी के इंतज़ार में है और वो उसी लिए परेशान है। तो ये समझ जाते हैं डॉक्टर, बट ये बोलते नहीं है लियोन्स को। ये लियोन्स को बोलते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए एडना को कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ दो, ये ठीक हो जाएगी अपने आप ही। धीरे धीरे अकेले रहने पे ये मतलब इसका माइंड ठीक हो जाएगा। आप कुछ टाइम के लिए एडना को बिल्कुल अकेले छोड़ दो। तो जो ये इसका हस्बैंड होता है लियोन्स, ये क्या करता है, ये अपने दोनों बच्चों को लेके चला जाता है कहीं बाहर। तो जो एडना है ये घर पे अकेले रहने लगती है। और फिर क्या होता है कि जो एडना अपने घर पे अकेले रहती है। फिर ये बहुत खुश हो जाती है कि मतलब एक तो मैं वैसे ही टेंशन में हूँ और मुझे ये यही चाहती है कि मुझे सब अकेला छोड़ दे कुछ टाइम के लिए। और इसका हस्बैंड अकेला छोड़ के चले जाता है तो ये और खुश, मतलब इसे रिलैक्स फील होता है। फिर ये अपना स्केचिंग करती है, याद करती है, रोबोट की यादों में अपना स्केचिंग करती है धीरे धीरे। फिर क्या होता है, देखिए इस बीच में एंट्री होती है, एक और पर्सन होते हैं जिनका नाम एल्सी एरोबिन होता है। तो ये एक पर्सन होते हैं, ये भी एक बॉय है, एक जेंटलमैन, ये कहना कि एक यंग पर्सन है। तो इनके साथ मीटिंग होती है एडना की। तो एडना अब भी मतलब रोबोट से प्यार करती है, और रोबोट से प्यार करती है तो वो रोबोट के अलावा किसी और से तो प्यार कर नहीं पाती, वो अपने हस्बैंड तक से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ रोबोट से प्यार करती है। रोबोट की यादों में जब ये से मिलती है तो ये जो होता है पर्सन एल्सी एरोबिन, ये भी एडना से प्यार तो नहीं करता, बस कहीं ना कहीं सेक्सुअली एडना के साथ मतलब एक रिलेशन बनाना चाहता है, ठीक है। और जो एडना होती है ये भी उसके यादों में, यानी कि रोबोट की यादों में इसके नियर आती रहती है और दोनों आपस में एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये सिर्फ रोबोट के ही यादों में, मतलब उसी को याद करके इसके साथ भी मतलब रिलेशन में तो नहीं आती, मतलब एक होता है ना कि रिलेशन में आ जाना एक दूसरे को, मतलब बट ऐसा नहीं, बस ये क्या करते हैं एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और क्लोज आते हैं काफ़ी। और ये लेकिन बस इसके माइंड में, इसके दिल में, इसके दिमाग में सिर्फ कौन होता है, सिर्फ रोबोट होता है। फिर ये जब ये फिर से मतलब ये जो एल्सी एरोबिन है इससे अलग हटती है तो फिर से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मतलब वो फील करती है कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ, अपने आप को मतलब अपने ही लाइफ को कोसती है कि मैं इतनी बेकार हूँ, ना ही मैं अपने हस्बैंड की हो पाई, मैं एक ऐसी औरत हूँ, ना ही मैं अपने हस्बैंड की हो पाई, ना ही मैं रोबोट की हो पाई, रोबोट भी मुझे छोड़ के चले गए, जो रोबोट क्या नाम था इनका, लिवरन जो थे वो भी मुझे छोड़ के चले गए। एंड मैं फिर थर्ड पर्सन के मतलब फिर क्लोज आ गई, मैं मतलब ऐसी हूँ वैसी हूँ, अपने आप को ही, अपनी लाइफ को ही वो करने लगती है। फिर क्या होता है एक बार ना मतलब ये कोसती, फिर एक बार ना सडनली ये जाती है जब ये परेशान रहती है फिर ये अचानक मिलने के लिए जाती है, किससे, कहती है कि एक बार मुझे मिल लेना चाहिए। तो ये जाती है अपने दोनों फ्रेंड्स से मिलने के लिए जिनका नाम होता है मैडम रेडिग्नोल और मोडेमोजिल। तो दोनों से मिलती है, फिर दोनों से मिल के क्या करती है, आपस में कन्वर्सेशन करती है, आपस में बातें करती है कि हाँ मतलब काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। तो फिर अपने आप को कहीं ना कहीं हैप्पी दिखाती है कि मतलब किस तरीके से दुखी है, ये सब शो आउट नहीं करती, बस ये बोलती है। लेकिन इनके जो फ्रेंड होते हैं दोनों, मैडम रेडिग्नोल और मोडेमोजिल, तो ये दोनों समझ जाते हैं कि हाँ एडना इस वजह से परेशान है, रोबोट की वजह से परेशान है। फिर क्या होता है कि जो एडना होती है तो एडना बहुत ज़्यादा दुखी होती है और ये कहती है कि मैंने तो फिर कहीं ना कहीं मतलब जिक्र आ जाता है, रोबोट का जिक्र, ये तीनों आपस में मिलते हैं तो जिक्र आ जाता है। फिर जो रेडिग्नोल मोडेमोजिल होती है, यानी कि जो पियानो टीचर जो थी, वो बोलती है कि देखो रोबोट ने एक लेटर दे रखा है, उस लेटर पे मुझे लेटर भेजा है, उसमें तुम्हारा भी जिक्र है। ये बोलती है मैडम इसको एडना पोंटेलियर को बोलती है कि रोबोट ने एक लेटर दिया है जिसमें तुम्हारा भी जिक्र है। तो फिर वो एडना पोंटेलियर पूछती है अच्छा क्या जिक्र है, मेरे बारे में क्या लिखा है, मुझे बता दो। तो ये बोलती है कि उसमें लिखा है कि एडना को बोल देना कि मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं एडना से मुझे दूर होना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं होऊंगा तो एडना की खुद की लाइफ और खुद की बेकार होगी, मतलब उसे ही समाज से ताने सुनने होंगे और सोसाइटी को, समाज को समझते हुए मुझे एडना से दूर होना ही पड़ेगा, क्योंकि एडना के
उनके हस्बैंड भी है, ये भी नहीं कि मतलब वो उनके हस्बैंड नहीं है, उनके हस्बैंड भी, उनके 2 बच्चे भी हैं, और उसके बावजूद भी हम दोनों काफ़ी ही एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे, और आगे अगर और क्लोज जाते तो आगे चलकर दिक्कत होती अलग होने में, इसलिए अच्छा बेटर होगा कि मैं धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाऊँ। तो इस वजह से मैंने एडना से खुद को दूर किया। और एडना को लगता है कि मैं एडना से प्यार नहीं करता, बट मैं एडना से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और अभी मैं करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। ये मतलब वो अपनी कहीं ना कहीं दिल की फीलिंग्स किसको लिखता है रोबोट, वो लिखता है अपने बेस्ट फ्रेंड को, बताता है एडना से रिलेटेड। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो एडना को सुना देती है। फिर एडना बहुत रोने लगती है, और फिर क्या होता है, उसी टाइम पर रोती है, और जैसे वो जाती है तो उसी टाइम पर रोबोट अचानक आ जाता है मिलने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे ही रोबोट आता है तो एडना देखती है, रोबोट आते ही एडना से मतलब एडना के सामने प्रेजेंट हो जाता है। फिर एडना देख के बहुत ज़्यादा ही मतलब एक अलग ही एडना के फेस पे चमक और खुशी होती है। किसको देख के, रोबोट को देख के। अब वो रोबोट को उसके आंसू भी निकल जाते हैं। वो रोबोट से पूछती है कि मतलब आप अचानक क्यों चले गए थे, क्या हो गया था, आपने मुझे क्यों नहीं बोला कुछ भी। वो ऐसे पूछती है, कहती है कि बहुत ज़्यादा ही दृढ़ होकर बोलती है कि मैंने आपका कितना वेट किया, आपको कहाँ कहाँ ढूंढा, आप क्यों चले गए अचानक, ये वो ऐसे ही बोलती है। एडना अपनी सारी बातें फीलिंग बोलती है। उस टाइम पर उसकी फ्रेंड भी खड़ी होती है साथ में। फिर क्या होता है कि वो कोई जवाब नहीं देता रोबोट, और रोबोट मतलब जवाब बिना दिए हुए क्या होता है कि रोबोट कोई जवाब बिल्कुल नहीं देता, और फिर शांत रहता है। फिर ये बोलती है कि मुझे कोई जवाब दो कि क्यों चले गए थे आप, बहुत पूछती है, बट उस टाइम पे भी रोबोट कोई जवाब नहीं देता। फिर क्या होता है कि रोबोट अचानक वहाँ से थोड़ा चला जाता है, मतलब वो रिटर्न बैक नहीं होता, बस वो वहाँ से चला जाता है। फिर एडना रोने लगती है, और फिर उसे वापस होना पड़ता है अपने घर। और कहते वो हाँ, इस बीच में क्या होता है कि जो एडना होती है वो रोबोट को कहती है कि मैंने आपको मेरे घर पे आना है एक बार, बस एक बार लास्ट बार मेरे घर पे आ जाओ, ऐसे बोलती है। वो इसलिए बुलाती है अपने घर पे ताकि वो उसकी सारी पेंटिंग को देखे रोबोट, कि उसकी यादों में एडना ने कितनी सारी पेंटिंग बनाई, उसकी यादों में कितनी परेशान थी, ये दिखाना चाहती है। तो एडना कहती है कि एक बार बस तुम मेरे घर पे आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, आए। ओके, एडना कहती है कि आई होप कि आप मेरे घर पे ज़रूर आओगे, ऐसा बोल के। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो रोबोट होता है वो वापस चला जाता है। ठीक है, चला जाता है। फिर एडना अपने घर वापस आ जाती है, अब उसी के इंतज़ार में रहती है। तो रोबोट आता है उसके घर पे, एडना के घर पे, और वो एडना के घर पे आता है। तो फिर एडना जैसे ही रोबोट आता है तो एडना रोबोट को वेलकम करती है, मतलब अंदर बुलाती है, और कहती है कि यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पानी वानी लेके आती हूँ। फिर वो जैसे पानी वानी कुछ ऐसे लेने गई रहती है, तब तक रोबोट मतलब बैठा रहता है। फिर एडना आती है, फिर एडना के पास सडनली कॉल आता है उसकी फ्रेंड का, यानी कि जो मैडम रेटिग्नोल होती है वो प्रेग्नेंट होती है, और उसका बेबी होने लगता है अचानक। तो फिर क्या होता है कि उसका कॉल आता है, और वो बोलती है कि मतलब एडना तुम्हें आना है, जल्दी आ जाओ प्लीज़, मतलब मेरी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है, प्लीज़ कम। तो मैडम रेटिग्नोल फ़ोन करती है एडना को। फिर एडना कहती है ठीक है मैं जल्दी आती हूँ, क्योंकि एडना ने प्रॉमिस कर रखा था, उसे जाना पड़ेगा। फिर क्या करती है एडना, बोलती है रोबोट को कि मैं जल्दी आई, प्लीज़ आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे, आप कहीं नहीं जाओगे। एडना बहुत ही रिक्वेस्ट करके जाती है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप यहीं रहना, मैं बस जल्दी आई, बहुत अर्जेंट है, मैं जल्दी आती हूँ, आप यहीं पे रहना, कहीं मत जाना, ऐसे बोल के एडना चली जाती है। फिर जब तक एडना गई होती है, रोबोट वहाँ पे रहता है। रोबोट वहीं पे मतलब उसी घर में तो अगल बगल देखता है। फिर वो देखता है हर जगह उसी की फ़ोटो लगी हुई है। फिर रोबोट पहचान जाता है, और रोबोट समझ जाता है कि मतलब जितनी भी वहाँ पे जितनी भी फ़ोटो वोटो सब लगी हुई है, ये सब मतलब मेरी ही यादों में उसने बना रखा है। फिर एडना रोबोट सब चीज़ देखता है, और एडना को मतलब फिर बहुत ज़्यादा ही याद करता है पुरानी बातें। फिर रोबोट भी मतलब इमोशनल हो जाता है, और सारी पेंटिंग को देख के रोबोट क्या करता है, रोबोट सारी फ़ोटो को देख के मतलब बहुत ज़्यादा ही किस विस करता है, और फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर इमोशनल होकर वो अपना एक लेटर लिखता है कि एडना को कि देखो मतलब तुम्हें अपनी लाइफ को आगे जीना होगा अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ, और मुझे तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जाना ही होगा। अब मेरी यादों में इस तरह परेशान ना हो, ये सब मतलब लिख के और अलविदा करके वो लेटर वहाँ पे छोड़ देता है और चला जाता है। तब तक एडना वापस आती है, जल्दी से रिटर्न होती है, तो वो देखती है वहाँ पे रोबोट नहीं है। फिर वो बहुत परेशान हो जाती है, कहती कि रोबोट को मैंने कहा था कि मतलब कुछ टाइम रुके, मैं जल्दी आती हूँ, अर्जेंट है, बट वो हर जगह रोबोट को देखते रोबोट नहीं मिलता। फिर वो रोने लगती है। फिर उसे एक लेटर मिलता है, उस लेटर को एडना उठाती है और पढ़ती है, तो उसमें वो लिखा होता है जो कि मैंने आपको बताया कि एडना को अपनी लाइफ अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ जीना चाहिए, समाज को समझते हुए, समाज के सोसाइटी को मतलब देखते हुए हमें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए, ये सब रोबोट लिखा होता है।
फिर क्या होता है कि एडना पढ़ के बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, अपनी लाइफ को इस तरह कोसती है, इस तरह मतलब वो हो जाती है इतनी ज़्यादा ही अपनी लाइफ से परेशान और अपने आप से नफरत करने लगती है कि ना मैं अपने हस्बैंड की हुई, ना मैं रोबोट की हुई, रोबोट ने मुझे छोड़ दिया और ऊपर से साथ के मैंने भी एक थर्ड पर्सन के साथ अपना रिलेशन बनाया जो कि गलत था। तो एडना खुद से घिन करने लगती है और फिर वो जाती है और फिर वो क्या करती है, वो खुद से इतनी ज़्यादा ही परेशान हो जाती है कि वो मतलब अपने आप को बिल्कुल ही मतलब अपने आप को इतना ब्लेम करती है, इतना गिल्टी फील करने लगती है और अपने आप से बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील करती है और सोचती है कि मतलब मैं अपने आप मतलब एक होता है ना कि औरत के नाम पे मैं कलंक हूँ, ये वो ऐसा फील करने लगती है और अपने आप से, अपनी बॉडी से, अपने हर चीज़ से नफरत करने लगती है एडना। फिर धीरे धीरे क्या होता है, एडना सोचती है कि मतलब जब वो परेशान होती है ना तो वो जल्दी से चली आती है एक समुद्र के किनारे, मतलब फिर वो स्विमिंग करने जाती है। तो वो नदी जाती है वो स्विमिंग करने के लिए, तो वहाँ जाती है, वहाँ पे बहुत स्विमिंग करती है, बहुत ही ज़्यादा स्विमिंग करती है। स्विमिंग करते मतलब वो और आगे जाती रहती है और स्विमिंग करती है। फिर वो उस पुरानी सब बातों को सोचती है, हर एक मोमेंट को याद करती है, फिर स्विमिंग करती है, फिर हर एक मोमेंट को याद करती है, फिर स्विमिंग करती है। वो बहुत ज़्यादा ही स्विमिंग करती है। स्विमिंग करते तो वो बिल्कुल बीच में चली आती है, नदी के बीच में। स्विमिंग करते उस नदी के बीच में जाती है और वहाँ पर जाके वो थक जाती है। वो स्विमिंग करना बंद करती है और धीरे धीरे एडना डूब जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये स्टोरी भी कंप्लीट होती है। इसकी ट्रेजेडी एंडिंग है, आपने देखा होगा। देखिए ट्रेजेडी एंडिंग का मतलब होता है, आपने पढ़ रखा होगा नोवेल के बारे में, नोवेल के टाइप्स को, ड्रामा के टाइप्स को। तो ये ट्रेजेडी ड्रामा होता है, ट्रेजेडी प्ले होता है, वो किस तरीके का होता है, दुखद अंत। जिस भी स्टोरी की दुखद अंत हो ना वो ट्रेजेडी कहलाता है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो हमारा द अवेकनिंग है, इसकी भी जो एंडिंग है वो ट्रेजेडी है। यानी कि देखिए जो इसका मेन कैरेक्टर है उसी की डेथ हो गई, वो काफ़ी दुखी होते उसी की डेथ हो गई। और कहीं ना कहीं कितनी इमोशनल स्टोरी है ये, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी सुना होगा इतने केयरफुली। तो आप मतलब आप लोगों की बॉडी में भी एक होता है ना कि कंपन हो जाना, तो वो हुआ होगा आपको भी। तो ये काफ़ी, अगर जिसको भी ये स्टोरी अच्छी लगी, स्टोरी कंप्लीट हो गई, ये स्टोरी जिसको भी अच्छी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी थी, अच्छी थी, ठीक है। अपना फीडबैक दे इस स्टोरी के रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग। और ये ब्लॉग को अच्छे से कंप्लीट कर लेना एग्जाम से पहले, बिकॉज इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ओके 30% क्वेश्चन इसमें बनेंगे आपके हर एक ब्लॉग से, बाकी जो मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे वो फर्स्ट ब्लॉग से आएंगे। ओके एंड अगर किसी भी कोड की आपको वीडियो चाहिए या फिर किसी भी कोड के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, जो भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके जिसको इस वीडियो की नीड है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुँच सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।